मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण में संज्ञाएं और संज्ञाओं का भेद देखने जा रहे हैं। देखते हैं संज्ञा और संज्ञाओं के भेद। तो बच्चों, व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो, हर व्यक्ति को नाम होता है और उस नाम से हम हर व्यक्ति को जानते हैं। हर व्यक्ति को नाम होता है, वस्तु को नाम होता है, प्राणी को नाम होता है, सबको नाम होता है। जो जो प्रॉपर चीज़ें होती है उन सबको नाम होते हैं और उन्हीं नाम से हम उसे जानते हैं। वे नाम ही क्या होते हैं? संज्ञाएं होते हैं। उन्हीं नामों को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। तो इन संज्ञाओं के 5 भेद है। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक, 4 समूहवाचक और 5 द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञाओं के 5 भेद दिए गए हैं। तो संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार हम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी, देश आदि के दिए गए नामों को संज्ञाएं कहते हैं। संज्ञा की व्याख्या आपके ध्यान में आई? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि को दिए गए नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में सबसे पहले संज्ञा आती है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जो किसी विशेष प्राणी का, व्यक्ति का, उसके बाद देश का जो नाम होता है, विशेष नाम से उसे जाना जाता है, उस विशेष नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, राज्य, देश, स्थान आदि के दिए गए विशेष नामों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्याख्या ध्यान में रखो। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, पक्षी, इसके बाद आएगा देश, स्थान में देश आ सकता है, आदि के विशेष नामों को, आदि के विशेष नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विशेष नाम क्या होते हैं कि उन वस्तुओं को, उन प्रदेशों को उसी नाम से जाना जाता है। उस प्रकार का अन्य कोई विशेष नाम नहीं होता। अन्य संभ्रम में डालने वाले ऐसे प्रदेश नहीं होते। तो इस प्रकार भारत क्या है? विशेष नाम है, मतलब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति का नाम लो, अथर्व, या कहो रोशन, या कहो राम, लक्ष्मण, सीता, ये जो नाम है ये सारे नाम कैसे हैं? व्यक्तिवाचक नाम है। उदाहरणार्थ जैसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम राम, इसके बाद राज्य का नाम, राजस्थान कहा तो महाराष्ट्र, इसके बाद आएगा देश कहा तो भारत, पर्वतों में लेते हैं हमें हिमालय, मोर, गंगा आदि प्रकार के जो विशेष नाम है उन नामों को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यहाँ एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है
व्यक्तिवाचक नाम जो होते हैं वे हमेशा एक वचन में होते हैं। कैसे होते हैं? एक वचन में होते हैं। एक ही होता है व्यक्तिवाचक नाम, एक ही होता है, दूसरा नाम वहां पर नहीं होता। यदि कोई दूसरा नाम हो तो उन दोनों में अलग अलग विशेषताएं होती है, तो उसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा है वो नाम। राम नाम के व्यक्ति तो अनेक है, लेकिन राम जो हमें चाहिए वो राम की एक अलग विशेषता होती है, उसी विशेषता में वह पहचाना जाता है। इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि व्यक्तिवाचक नाम हमेशा एक वचन होता है। अब दूसरा भेद आता है जातिवाचक नाम। तो देखो बच्चों, यहाँ आप कंफ्यूज में पड़ते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ठीक से आप पहचान नहीं सकते। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद रखनी है कि व्यक्तिवाचक नाम एक वचनी होते हैं और जातिवाचक नाम बहुवचनी होते हैं या अनेक वचन होता है। तो यहाँ उसकी केवल जाति बताई जाती है। जातिवाचक नाम में क्या किया जाता है? किसी व्यक्ति की, किसी प्राणी की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की, जगह की केवल उसकी जाति बताई जाती है। जाति के जो नाम किसी जाति के प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का सिर्फ बोध कराता है, उसे व्याकरण में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहती हूँ कि यहाँ मैंने लिखा है, विशेष नाम में लिखा है राम। राम कौन है? लड़का है। राम कौन है? लड़का। लड़का ये भी नाम है, लेकिन यह नाम कौन सा है? जातिवाचक नाम आया है। महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र क्या है? राज्य है। भारत क्या है? देश है। हिमालय क्या है? पर्वत है। हिमालय पर्वत है। मोर क्या है? मोर एक पक्षी है। मोर पक्षी जाति का प्राणी है, तो उसकी जाति कौन सी आई? पक्षी आई। गंगा क्या है? गंगा नदी का नाम है। लड़की का भी नाम होता है कभी कभी गंगा, तो मैं यहाँ नदी, नदी का नाम गंगा होता है। इस तरह यहाँ केवल जाति बताई गई है और यहाँ ऊपर जो है वहाँ क्या बताए गए हैं? विशेष नाम उनको दिए गए। नदियाँ तो अनेक है, लेकिन उन नदियों में हमें जो नदी चाहिए वो नदी कौन सी है? गंगा। देश तो अनेक है, लेकिन उन देशों में हम परिचय करा रहे हैं भारत का। राज्य तो अनेक है, लेकिन उन राज्यों में महाराष्ट्र कहाँ? तो महाराष्ट्र पर ही हम जाते हैं, वहीं पर हम देखते हैं, उसी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दो नाम यहाँ पहचानने में बहुत आसान है, वह आप अच्छी तरह पहचान सकते हैं। अब आया तीसरा प्रकार, वो है भाववाचक संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। यह संज्ञा हमें देखनी है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि जिनको देखा नहीं जाता। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको देखा नहीं जाता, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका हम अच्छी तरह से हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो यहाँ एक वाक्य मैं देती हूँ, छात्र शांति से कक्षा में बैठे हैं। देखो यहाँ छात्र शांति से कक्षा में बैठे हैं। शांति यह जो शब्द है, यह शब्द हमें दिखाई नहीं देता, उसे हम महसूस करते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो यह है क्या? भाववाचक संज्ञा है। राजा ने चतुराई से न्याय किया। दूसरा वाक्य, राजा ने चतुराई से न्याय किया। अब देखो यहाँ दो भाववाचक संज्ञाएं आती है, एक है चतुराई और दूसरा न्याय। ये दो शब्द क्या करते हैं?
भाव दर्शाते हैं। राजा तो संज्ञा है, राजा कौन सी संज्ञा है बता सकते हैं आप? हाँ, पहचान लिया, राजा जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ हमें भाववाचक संज्ञा देखनी है, तो भाववाचक संज्ञा इस वाक्य में कौन सी आती है? राजा ने चतुराई से न्याय किया, इसमें कौन सी आती है? चतुराई और न्याय, चतुराई से न्याय किया। राजा ने चतुराई से न्याय किया। ये दो शब्द जो है, ये दो शब्द क्या करते हैं? भाव दर्शाते हैं। तो इस तरह ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं है। देखो यहाँ एक विशेष बात हमें याद में रखनी है, वो बात यह है कि जातिवाचक संज्ञाएं जो होती है, यह संज्ञाएं विशेषण तथा क्रिया के साथ कुछ बदलाव करके और कुछ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। किसी किसी प्रत्यय लगाए जाते हैं? संज्ञा और विशेषण के साथ। संज्ञाएं जो होती है, जातिवाचक संज्ञाओं को जब हम क्या करते हैं? प्रत्यय लगाते हैं, तो उससे क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा बनेगी। और संज्ञाओं को भी क्या, विशेषण को भी क्या किया जाता है? प्रत्यय लगाते हैं या उसमें कुछ बदलाव लाया जाता है, तो वह भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे प्रत्यय लगते हैं ई, त्व, ता, पण, वट या आव आदि प्रकार के प्रत्यय इन भाववाचक संज्ञाओं को लगते हैं। जैसे संज्ञा है लड़का, इस लड़के को प्रत्यय लगाते हैं हम लड़कपन। लड़का को प्रत्यय क्या लगेगा? लड़कपन। लड़का जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन उसे प्रत्यय लगा पण, इसलिए वह संज्ञा कौन सी हुई? भाववाचक संज्ञा हुई। पुरुष, ये शब्द जो है, इस पुरुष को त्व प्रत्यय लगा तो वह बन गया पुरुषत्व। पुरुष यह संज्ञा है, यह हमने देखी है। पुरुष ये क्या है? संज्ञा है, लेकिन उसे त्व प्रत्यय लगाने से वो भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे स्त्री, स्त्री को त्व प्रत्यय लगाने से स्त्रीत्व हो गया। स्त्री जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन उसे त्व प्रत्यय लगने से वह क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे बूढ़ा, इस बूढ़ा को पा प्रत्यय लगाया तो वह शब्द बन गया बूढ़ापा। बूढ़ा तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसे पा प्रत्यय लगने से वह क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। तो बच्चों, आपको ध्यान में आता है क्या? संज्ञा और विशेषण को कुछ बदलाव करके या उसे कुछ प्रत्यय लगाकर शब्द बनते हैं, वह भाववाचक शब्द होते हैं। यह बात आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो अब हमने देखे कि संज्ञाओं को प्रत्यय लगते हैं और उससे क्या बनते हैं? भाववाचक शब्द बनते हैं। उसी प्रकार विशेषण को भी प्रत्यय लगकर कुछ शब्द बनते हैं। जैसे विशेषण में सुंदर शब्द है, विशेषण सुंदर है। हाँ, बगीचा कितना सुंदर है, तो सुंदर ये शब्द क्या है? विशेषण है। लेकिन उस विशेषण को प्रत्यय लगा ता, प्रत्यय क्या लगा? ता, तो शब्द क्या बन गया? सुंदरता। शब्द क्या बन गया? सुंदरता। यह क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार अच्छा, अच्छा से प्रत्यय लगा ई और शब्द बन गया अच्छाई। काला, काला को प्रत्यय लगा पण, कालापन, यह भाववाचक संज्ञा हुई। खुश, ये विशेषण है, लेकिन उसे प्रत्यय लगा ई और शब्द बन गया खुशी। तो इस प्रकार विशेषण को भी प्रत्यय लगते हैं और उससे क्या बनते हैं? भाववाचक संज्ञाएं बनती है। कभी कभी क्रियाओं को प्रत्यय लगते हैं और क्रियाओं को प्रत्यय लगकर उसे भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे क्रिया है लड़ना, लड़ना को प्रत्यय लगा ई, लड़ाई। बच्चों आपस में लड़ाई मत करो, ई क्या हुआ? भाववाचक
संज्ञा बन गई। जैसे शब्द है थकना, थकना से शब्द हो गया थकावट। चिल्लाना से चिल्लाहट, चुनना से आओ चुनाव। इस प्रकार प्रत्यय लगकर क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तो बच्चों ये 3 प्रकार हमने देखे। अब देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। बच्चों अब देखते हैं संज्ञा का अगला भेद। अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा। देखो यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो समूह में क्या आता है, ग्रुप आता है। इस संज्ञा से यही पता चलता है कि यहाँ क्या है, समूह है। तो समूहवाचक संज्ञा की व्याख्या इस प्रकार हम बना सकते हैं, किन्हीं व्यक्तियों के, प्राणियों के या स्थानों के या पदार्थों के, जातियों, किन्हीं व्यक्तियों के, प्राणियों के, वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहती हूं कि पुलिस ने, वाक्य देखो, पुलिस ने भीड़ को हटा दिया। पुलिस ने भीड़ को हटा दिया। भीड़ में क्या आता है, समूह आता है। किसी एक व्यक्ति से भीड़ बनती है क्या, नहीं बनती। जब अनेक व्यक्ति, अनेक लोग इकट्ठा होते हैं तो उससे क्या बनती है, भीड़ बनती है। तो पुलिस ने क्या काम किया, भीड़ को हटा देने का काम किया। तो भीड़ ये जो शब्द है ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अपने परिवार के देखो, परिवार में हंसते खेलते रहो। यहाँ परिवार जो शब्द है, यह परिवार भी क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। तो देखो ऐसा परिवार क्या क्या होता है, ऐसे कई शब्द है। जैसे सेना, सेना में क्या आया, समूह आया। फिर गुच्छा, फूलों से क्या होता है, गुच्छा होता है। एक फूल फूल कहते हैं, लेकिन अनेक फूल जब इकट्ठा किए जाते हैं तो वह समूह होता है। मेला, मेले में अनेक लोग आते हैं मेला देखने, तो मेला में क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। दल, अगला शब्द क्या है, दल। परिवार, मेला, भीड़, गुच्छा, इस प्रकार के जो शब्द है वे शब्द क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होती है। अब हम देखेंगे अगला प्रकार, लास्ट जो संज्ञा का प्रकार है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों समझ में आया आपको, समूहवाचक संज्ञा मतलब समूह का बोध कराती है। किसी वस्तु का, प्राणियों का क्या करती है, बोध कराती है, वह क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा, यह द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्य, द्रव्य में क्या होता है, द्रव। द्रव्य का शब्द है द्रव, इसमें द्रव पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, द्रव पदार्थ। और द्रव्य का अर्थ है धातु, इसमें सभी प्रकार के धातु आए। द्रव पदार्थ मतलब तरल पदार्थ जो पतले होते हैं, ऐसे पदार्थ। और धातु मतलब सोना, चांदी, पीतल, इस प्रकार के जो धातु होते हैं, सभी प्रकार के धातु, इसमें यह द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आगे यहाँ पर अनाज भी होते हैं। अनाज जो है वह अनाज भी क्या आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर यहाँ मिट्टी भी आती है। मिट्टी भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये सारे शब्द क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों आज हमने संज्ञा और संज्ञाओं के भेद देखे हैं। 5 भेद है संज्ञाओं के, कौन कौन से है, फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहती हूँ। संज्ञाओं के भेद
5 एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। विशेष बातें ध्यान में रखनी योग्य। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचनी होती है, जातिवाचक संज्ञा बहुवचनी होती है, भाववाचक संज्ञा और विशेषण को प्रत्यय लगकर बनती है। कभी कभी क्रियाओं को भी प्रत्यय लगाए जाते हैं और उससे भाववाचक संज्ञा बनती है। समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराती है, तो उसमें समूह दर्शक शब्द होते हैं, वे क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा होती है। और अंत में द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होते हैं? तरल पदार्थ, धातु, अनाज और मिट्टी जैसे कई शब्द क्या होते हैं? सारी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में होते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा है। मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ में आई होगी। यदि किसी को यह संज्ञाएं और उनके भेद समझे नहीं हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद चाहती हूँ। आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसका अध्ययन करो।